हेलो सभी छात्रों को, आप सभी छात्रों का स्वागत है। सेमेस्टर 3 की जो परीक्षा है वो अप्रैल महीने में होने वाली है और इसमें जो है उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। खास करके कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होंगे और कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का नामकरण और इसकी जो समय सीमा है, इसकी क्या खास प्रवृत्तियां हैं, इस पे हम लोग बातचीत यहाँ करेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं आप लोगों को ये जानकारी दूंगी छात्रों, तो सबसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, कम समय की वीडियो होगी ताकि आप उसको कैच कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है भारतेंदु युग के बारे में कि भारतेंदु युग नामकरण जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से हुआ था। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतेंदु युग का जो नामकरण है वह उसे जो है पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है पुनर्जागरण काल क्योंकि भारतेंदु युग से ठीक पहले एक रीति काल का भी समय था। रीति काल के जितने भी शासक थे या फिर उस समय का जो माहौल था, वहाँ के जो सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल जो था वो बिल्कुल सोया हुआ था। सोया हुआ कहने का मतलब है कि भोगवादी था। उन्हें बाहर की किसी भी तरह की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वे भोग विलास में डूबे रहने वाले व्यक्ति थे। उन्हें किसी भी तरह की प्रगति से कोई मतलब नहीं था। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति होता है ना, उसे किसी भी तरह की प्रगति से कोई मतलब नहीं होता। वो बस खाता है, पीता है और सोता है। ठीक यही जो काम था वो रीति काल में था। रीति काल के तुरंत बाद आया था यह भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब तक जो भारत की जनता सोई हुई थी वो अब जाग चुकी थी। पुनर्जागरण मतलब कि पुनः जागृत हो गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुनर्जागरण काल कहा जाता। क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि भारतेंदु युग जब प्रारंभ हुआ उस समय भारत की जो जनता थी उसमें एक चेतना जो है वो विकसित हो गई थी कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। हमारा देश जो है वो अंग्रेज़ों के शिकंजे में है। हमें खाना पीना और सोना नहीं है, बल्कि हमें विज्ञान और तकनीक की मदद से आगे बढ़ना है और अपने देश को बचाना है। ये चेतना आ गई थी। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम आते हैं भारतेंदु युग के या भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों पर। तो उसमें है, सबसे पहला नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दूसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र। चौथा अंबिका दत्त व्यास। छठा है पांचवा है राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी। फिर है गोविंद गिल्ला भाई। ठीक है, ये सभी जो है भारतेंदु मंडल के कवि कहे जाते हैं। इसी में हमारी एक छात्रा है, उसका एक सवाल बहुत अच्छा था और वो था कि बालकृष्ण भट्ट जो है, जब वो गूगल सर्च करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट का भी नाम आता है। तो क्या बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के कवि हैं? नहीं है। भारतेंदु मंडल के कवियों में बालकृष्ण भट्ट का नाम नहीं आता है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने मुख्यतः गद्य लिखा था, पद्य नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों पर। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट छात्रों इसमें बातचीत है। सबसे पहली काव्य प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। कहने का अर्थ है कि भारतेंदु युग के कवियों में जो उसका जो काव्य खंड है उसमें राष्ट्रीयता पर बहुत बल दिया गया था, देश प्रेम की भावना प्रकट होती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग में जितने भी काव्य लिखे गए, जितनी भी काव्य कृतियाँ लिखी गई, उनमें प्रबल रूप से सामाजिक चेतना विद्यमान है। सामाजिक चेतना में है कि बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा पर जोर, ये सारी प्रवृत्तियाँ दिखती हैं, प्रकट होती हैं। अगला है भक्ति भावना। भारतेंदु युग के कवियों में भक्ति भावना भी प्रकट होती है। भक्ति भावना का अर्थ है कि जिस भी भगवान को वे मानते रहे हों,
चाहे राधा कृष्ण को माने या फिर वो जिस किसी को भी माने, तो उनके प्रति भक्ति की भावना उनके काव्य में दिखती है, प्रकट होती है। अगला है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग के कवियों ने अपने काव्य ग्रंथों में, अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है ना। और इसमें आप जो है कुछ काव्य कृतियों के नाम ले सकते हैं, जिसमें कि आता है बसंत होली, पावस पचासा, षड ऋतु, पावस पयोनिधि। ये सारी काव्य कृतियाँ हैं जो कि प्रकृति चित्रण जिसमें बहुत स्पष्टता से प्रकट हुआ है। हास्य व्यंग्य की भावना भारतेंदु युग के काव्य की अगली खास विशेषता है। हुआ ये है कि भारतेंदु युग के कवियों में जो बहुत ज़्यादा ये जो कवि थे ना, वे हास्य और व्यंग्य को बहुत पसंद करते थे। हंसी ठिठोली चलती रहती थी आपस में, लोगों के बीच या मंडली के बीच। तो ये हास्य व्यंग्य की प्रबल भावना भारतेंदु युग के कविताओं में, के कवियों की कविताओं में प्रकट होती है। और फिर है इनकी भाषाई चेतना। भारतेंदु युग के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। एक बात और गौर करिएगा कि भारतेंदु युग जब प्रारंभ हुआ था तो उसमें गद्य की भाषा जो थी वो खड़ी बोली हिंदी थी, लेकिन बाद में आगे चलकर लेकिन जो काव्य की भाषा रही वो ब्रज भाषा ही रही। द्विवेदी युग में आकर के काव्य की भाषा ब्रज भाषा से खड़ी बोली हो गई। तो छात्रों, मैंने छोटे से समय में, मतलब 6 मिनट की यह वीडियो है, इसमें कोशिश की है कि भारतेंदु युग के बारे में आपको बिल्कुल संक्षेप में कुछ पॉइंट्स के ज़रिए भारतेंदु युग की कुछ विशेषताओं को बता दिया जाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए।